अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर जी। मुझे होस्ट बना दे। बना दिया सर। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है आपको? सर HRCT रिवीजन FCPS प्रेप सीरीज और ठीक आपका नाम है सर। ठीक है, थैंक यू। आप बताएं तो स्टार्ट करते हैं। सर वेट कर लें 2 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। मैडम उजाला मैडम, फर्स्ट 2 केसेस आप ले लीजिएगा। ठीक है सर। मैडम उजाला के बाद डॉक्टर हसन मावरा। मैडम आप फिर डॉक्टर जमीना के 2 केसेस। ओके सर। मैडम बुशरा इकबाल मैडम आप हैं, आप भी हैंड रेज कर लें। ये जो इन्फिनिक्स के नाम से है, इनका नाम प्लीज अपना कर लें। इन्फिनिक्स को मैंने कौन मारा? ये मेरे ख्याल मिस्टेक हुआ है सर, किसी से मैं क्लियर करता हूँ। आप क्लियर कर। सर शुरू करते हैं।
तो करते हैं बस 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेस्ट की क्लास कल आप लोगों ने कहा था लें, तो उसमें चेस्ट में HRCT का एक ना एक केस टोक्स या वाइवा में HRCT में 1-2 केसेस लग जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो पहले मैं रैंडम बना रहा था, मैंने 4 केसेस डाले, फिर मैंने सोचा कि HRCT के ही सारे केसेस डाल देते हैं, उससे काफ़ी 50% चेस्ट तो कवर हो जाएगा, 50-40%, और एक ना एक केस आपके टोक्स में या वाइवा में ज़रूर आएगा। तो ये क्लास मैंने पहले भी ली थी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ। जी सर। तो लास्ट ईयर मैंने ली थी, बल्कि इसी ईयर ली थी, प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो उसकी वीडियो भी डॉक्टर इन्होंने शेयर किया, डॉक्टर नईम ने, तो उसमें कुछ बेसिक्स हमने बातें की थी, तो वो आप लोग देख लें यूट्यूब में, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो उसकी लिंक्स भी ना डॉक्टर नईम से कह के शेयर कर देंगे ग्रुप में। इसमें भी वही है, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेरा गाँव है, उसको देख लें। डिस्क्लेमर में कि ये सारे केसेस मैंने इधर उधर से लिए हुए हैं, मेरा कोई पर्सनल केस नहीं है, कलेक्शन नहीं है, नेट से लिए हैं, रेडियोपीडिया से लिए हैं, और डिफरेंट सेशंस वगैरह से लिए हैं। दूसरी बात ये कि आज एक सेशन में थोड़ी सी डिबेट हो गई थी डॉक्टर इराम में, मैं ले रहा था, उस वक्त बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं बोला क्योंकि आपका सेशन ना डिस्टर्ब हो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, यहाँ हम आपको अप्रोच सिखा रहे हैं, हम इधर कोई टेक्स्ट बुक या वो नहीं है हमारा कि आप लोग हमें ब्लाइंडली फॉलो करो। आप लोगों ने FCPS की भी तैयारी की है, आप लोगों को हमसे ज़्यादा थ्योरी आनी चाहिए, और आप लोग हमें बताओ, हमें करेक्ट करो। हमारा तो नॉलेज पुराना है, मुझे तो FCPS पास किए अभी साल हो गया है, डॉक्टर हिरा को भी अभी काफ़ी 6-7 महीने हो गए। तो हम प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं और अप्रोच बताते हैं कि आपने कैसे अप्रोच करना है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, आप इधर चैट में बोल सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं, और हमें भी सिखा सकते हैं। तो हमको इतने वो अकले कुल नहीं है। तो जो सोर्स है वो होना चाहिए आपका, वो स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, और ऑथेंटिक जर्नल्स होने चाहिए, जैसे रेडियोग्राफिक्स। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, इवन रेडियोपीडिया इज आउटडेटेड। तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर मुजम्मिल, आप लोगों को वो क्लासेस भी लेगा, तो वो MDTs कंडक्ट कराता है, जिसमें ये सारे कंसल्टेंट्स शिफा के होते हैं, ENT के और बाकी सारे डिपार्टमेंट के, जो कि फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, काफ़ी कैपेबल डॉक्टर्स हैं। तो वो MDT में बताता है कि या मैं रेडियोपीडिया से तैयारी करके जाता हूँ, और वहाँ जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या ENT सर्जन है, वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो कि रेडियोपीडिया में कहता है कि अभी अपडेट अपडेट हो गई है। वो रेडियोपीडिया में पुरानी बात है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट जर्नल्स हैं, वो बातें अभी तक रेडियोपीडिया में भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि रेडियोपीडिया भी कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, अपडेटेड चीज़ नहीं है। तो ये जो नॉलेज होता है वो विद द टाइम अपडेट होता रहता है। ट्यूमर जैसे वो कह रहा था कि TNM क्लासिफिकेशन और ये फीगो क्लासिफिकेशन कुछ अपडेट्स हो गई हैं, तो ये नॉलेज में चलता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड चीज़ों को फॉलो करना है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इवन वो खुद एग्जामिनर क्यों ना हो। ब्रिगेडियर सलीम भी कोई आपको गलत चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि वो सेशंस लेते हैं, वो अपडेट टू द बुक्स तो नहीं रहते, इतना अपडेट नहीं रहते, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो ये वाला पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। I am provided with the coronal image HRCT, single slice image, in which I can appreciate there is loss of lung volume, which is more predominant on the left side, and also there are peripheral apicobasal gradient, which is noted in this image, and I can appreciate there are peripheral basal areas of honeycombing, which is predominantly involving the peripheral and bases of the lung. And I can also appreciate there is a
traction bronchiectasis in the visualized upper lobe bronchi. Also, there is architectural distortion and fibrotic changes in the lung. So on the basis of these findings, my diagnosis is usual interstitial pneumonitis. Next, I would like to know the etiology of the usual interstitial pneumonitis, which is associated with the end stage diseases of autoimmune disease like scleroderma or rheumatoid arthritis. This is the etiology of usual interstitial pneumonitis. Also, if the cause is unknown, then we also label as idiopathic usual interstitial pneumonitis, and it is an end-stage disease. End-stage fibrotic lung disease, no treatment is available for this disease process. तो लंग ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो जाती है, तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, बताना होता है। तो आपके ख्याल में हमारे एरिया में सबसे कॉमन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कौन सी है हमारे रीजन में? सर, ये ऑटो इम्यून डिजीज लाइक स्क्लेरोडर्मा और SLE, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। मोस्ट कॉमन जो हमारे एरिया में है ना, किसी को पता है? ट्यूबरकुलोसिस। सर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टिव है ना सर? रोमाटाइड की वजह से, रोमाटाइड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। TB is the most commonest disease in this Pakistan. TB इन्फेक्शन है ना, ILD नहीं, ILD की बात। सर UIP पैटर्न है। मोस्ट कॉमन जो है ना, हाइपर सेंसिटिविटी। एम्फाइसीमा तो नहीं है? एम्फाइसीमा रिलेटेड? हाँ, एम्फाइसीमा तो होता है, लेकिन एम्फाइसीमा भी बहुत कॉमन है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ना, वो थोड़ा सा अलग एंटिटी आ जाती है एम्फाइसीमा। जो मोस्ट कॉमन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये तकरीबन 40% ऑफ द केसेस में होता है, और उसके साथ कोई हिस्ट्री होगी पिजन्स या कोई पेट, जिस तरह मोस्ट कॉमन तो पिजन्स ही होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास जो इडियोपैथिक होता है ना, वो 13% होता है, और 13% जो होता है वो विद काज होता है, जैसे आपने UIP बताया, और यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इडियोपैथिक में हमें कोई काज नहीं मिलती, वो भी 13% है, और 13% वो है जो विद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे ऑटो इम्यून आपने बता दिया। तो ये हमारे पास कॉमन है। तो अगर हमने 13%, जो सबसे पुअर प्रोग्नोसिस है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की, अगर हमने ये लेवल इसको सही तरह डायग्नोज कर दिया, तो 13% यानी बाकी सारे तकरीबन ट्रीटेबल हैं। कितने बच गए पीछे? 87%। तो 87% ट्रीटेबल हैं, क्योंकि आप उसको कॉज को ट्रीट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो ये इसलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है बताने का। ये मैंने पिछला लेक्चर आप लोगों ने लाजमी इसके साथ देखना, कुछ पॉइंट्स उसमें अच्छे हैं। तो आपने बताया एपिको बेजिलर ग्रेडियंट है, हनीकोमिंग है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस है, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन है, और फाइब्रोसिस है, इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग। ये सारी की सारी जो है क्लासिक है फॉर द इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। अभी इसके साथ अगर आपको कॉज मिल जाए तो ये फिर वो बन जाएगा। जैसे आपके पास यही पैटर्न आ रहा है, लेकिन आपको इधर कैल्सिफाइड प्लैक्स मिल रहे हैं, तो आप इसको क्या लेबल करेंगे? एस्बेस्टोसिस। ठीक हो गया। इसके साथ आपको डायलेटेड इसोफेगस मिल रहा है, तो फिर आप इसको क्या लेबल करेंगे? स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा में NSIP पैटर्न भी होता है, और ये भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया का। फिर अगर आपको इसके साथ कोई आपको नोड्यूल से मिल रहे हैं, रूमेटाइड। ठीक हो गया। ये रूमेटाइड मेरे ख्याल से ऑटो इम्यून में बहुत कॉमन इधर पाकिस्तान में देखी जाती है। तो ये इसके साथ आपको एसोसिएटेड काज का पता होना चाहिए, आपने बता देना है। तो ये ATS की गाइडलाइंस है अमेरिका की। तो इसमें जो है हमने 4 उसमें इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो क्लासिक UIP है जो हमने देख लिया, उसमें हनीकोमिंग होगी, ठीक है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, रेटिकुलेशंस, और बेजिलर प्रीडोमिनेंट। ये क्लासिक UIP है। ये आ जाए तो आपने इसको UIP कहना है। एग्जाम में मोस्ट कॉमनली UIP लगेगा। ठीक हो गया। और उसके साथ एब्सेंस होंगे ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंट फीचर्स। इनकॉन्सिस्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? कि GGs जो हैं
वो इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं तो दीज आर इनकंसिस्टेंट फीचर्स, ये अल्टरनेट डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं। अगर मोज़ेक एटेन्यूएशन है, ये भी कंसोलिडेशंस है, नोड्यूल्स है, सिस्ट है, ये सारे इनकंसिस्टेंट फीचर्स हैं, ये इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है। प्रोबेबल यूआईपी क्या होता है? प्रोबेबल यूआईपी में बस एक चीज डिफरेंस होती है यूआईपी से, कि इसमें हनी कोम्बिंग नहीं होती, बाकी चीजें वही होती हैं, बेजल प्रीडोमिनेंस एंड रेटिकुलेशन एंड एब्सेंस ऑफ द इनकंसिस्टेंट फीचर्स। ठीक हो गया। और अगर वेरी अर्ली फाइब्रोसिस अगर आपको मिल रहा है वो इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन ज्यादातर आपके पास जो केसेस आएंगे वो यूआईपी या प्रोबेबल आएंगे। और अगर आपको इनकंसिस्टेंट फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिल रही हैं, माइक्रोनोड्यूल्स मिल रहे हैं, तो आप अल्टरनेट डायग्नोसिस सोचेंगे। जैसे ये टिपिकल फीचर है, हमने भी पीछे पढ़ भी लिया कि एपिकोबेजिलर ग्रेडियंट, हनीकॉम्बिंग, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग, ये सारा, और कोई इनकंसिस्टेंट फीचर्स नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, एब्सेंस ऑफ एनी नोड्यूल्स, एब्सेंस ऑफ एनी सिस्ट। सो दिस इज द क्लासिक पिक्चर ऑफ अ टिपिकल यूआईपी पैटर्न। इसमें भी यही चीज दिखाई है, वही बातें हैं। और ये वाले एब्सेंस ऑफ द फीचर जो हमने कहा कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी अगर नजर आ रही है, जीजीओस नजर आ रहे हैं, तो ये हम कुछ और सोचेंगे, जैसे एनएसआईपी में ग्राउंड ग्लास प्रीडोमिनेंट होता है, इसमें नहीं होता। ठीक हो गया। फिर कंसोलिडेशंस मिल रही हैं, सिस्ट मिल रही हैं, या कोई माइक्रोनोड्यूल्स मिल रहे हैं, तो आपने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या यूआईपी नहीं सोचना, आपने अल्टरनेट डायग्नोसिस सोचनी है। और उसके साथ अगर आपको प्लूरल प्लैक्स मिल रहे हैं तो आप एसोसिएटेड उसको बुक कहेंगे कि एस्बेस्टोसिस है। अगर डायलेटेड इसोफेगस है तो फिर कनेक्टिव स्क्लेरोडर्मा। यस। तो प्रोबेबल में क्या था? प्रोबेबल में हमने कहा कि हनीकॉम्बिंग नहीं होगी, बाकी वही चीजें होंगी। सब प्लूरल रेटिकुलेशंस नजर आ रही हैं बेजिलर प्रीडोमिनेंस से, लेकिन हनीकॉम्बिंग नहीं है। और कोई एटिपिकल फीचर नहीं आ रहा, कोई ग्राउंड ग्लास प्रीडोमिनेंट हमें नहीं मिल रहा, कोई कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा, कोई नोड्यूल नहीं मिल रहा, कोई सिस्टेम नहीं मिल रही। तो दिस इज द प्रोबेबल यूआईपी पैटर्न। ये आप लोगों ने रिपोर्टिंग में भी इसी तरह करना। इसमें भी इसने कहा है कि ये प्रोबेबल में बस एक डिफरेंस होगा कि इसमें हनी कोम्बिंग नहीं होगी। तो ये एक रिसर्च पेपर है, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी का। इसमें एक बड़ी अच्छी बात थी जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को नहीं बताई, मुझे अभी भी खुद भी अभी रिसेंटली पता चला है कि जो हमारा यूआईपी पैटर्न होता है उसके साथ एक तो हमने आईपीएफ किया ना, इडियोपैथिक कॉज मौजूद होती है। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो पैटर्न अगर हमारे पास आ रहा है तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू के साथ इसकी एसोसिएशन होगी। ये तीन साइंस अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डिजीज इसको होगी। लुक फॉर दैट कॉज। हो सकता है अभी अपेरेंट ना हो सकता है उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस या स्क्लेरोडर्मा या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज या ऑटो इम्यून डिजीज मोस्ट उसको अंडरलाइंग है, और वो हो सकता है कि बाद में मैनिफेस्ट करे। स्क्लेरोडर्मा उसको है जो मास को हुआ है, वो बाद में मैनिफेस्ट करे। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है मेरा आप लोगों को? जी सर। सर ये साइंस नजर कैसे आएंगे ये बता दें। हाँ, ये भी बता दें, इसके तीन साइन है। सबसे पहला साइन इसको कहते हैं एंटीरियर अपर लोब साइन। एक मिनट जरा होल्ड करें, मेरी बेटी थोड़ा। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो आपके पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का एक केस आ गया। ठीक है, बेजिलर प्रीडोमिनेंस है, हनीकॉम्बिंग है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ आप देखते हैं थोड़ा सा आपको एंटीरियर अपर 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 लोब के आपके पास अपर लोब के एंटीरियर पोर्शन में आपको ये हनीकॉम्बिंग मिल रही है, नजर आ रही है ये बायलैटरल। जी सर। हाँ, बाकी नीचे वही पैटर्न है, देखें नीचे भी आपको इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग और हनीकॉम्बिंग मिल रही है, लेकिन सुपीरियर सेगमेंट के एंटीरियर पार्ट में भी आपको ये मिल रहे हैं सिस्ट। तो जब आपको ऐसी पिक्चर मिलती है तो लुक फॉर द कॉज, इट वुड बी अ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, लुक फॉर दैट कॉज।
दूसरा जो साइन होता है उसको कहते हैं एक्सुबरेंट हनी कोम्बिंग। अगर हनी कोम्बिंग 70% ऑफ द फाइब्रोटिक एरिया से ज्यादा है, एक्सटेंसिव हनी कोम्बिंग आपको मिल रही है विच इज मोर देन 70% ऑफ द fibrotic area of the lung, then look for the connective tissue disease. There will be any connective tissue disease. इसमें देखे बड़ी एक्सटेंसिव सी हनी कोमिंग है बायलैटरल, तो ये भी एक साइन है। और तीसरा साइन है जो मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेट एज साइन। उसमें ये होता है कि ये देखिए नीचे आपको लोअर लोब्स में हनी कोमिंग, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग, ट्रैक्शन ब्रोंकिटिस मिलेगी, और एकदम ही एब्रप्ट आपको वहां एक लाइन मिलेगी जिससे अपर लंग्स में बिल्कुल भी नॉर्मल होगा। यानी जो लेटरल मार्जिन है और कोरोनल और सुपीरियर मार्जिन है उसमें आपको एक द एब्रप्ट चेंज मिलेगा बिटवीन द फाइब्रोटिक लंग एंड द नॉर्मल लंग। इसको कहते हैं स्ट्रेट एज साइन। ये 3 साइन अगर आप लोगों को मिलते हैं देन लुक फॉर द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। दिस UIP पैटर्न विल बी एसोसिएटेड विद द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। ये एक रिसेंट स्टडी है, अमेरिकन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी में 2018 में आई थी। तो ये सॉरी, जी जो आपने कहा कि एपिको बेसल ग्रेडियंट जो होता है वो भी यही होता है या वो डिफरेंट है सर इससे? वो भी यही होता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि इस तरह साइन आपको शार्प एज मिल जाए। जब आपको इस तरह शार्प एज मिलता है ना बिटवीन द फाइब्रोसिस एंड वो नॉर्मल लंग इन द क्रेनियोकॉर्डल प्लेन इन द कोरोनल सेक्शन, दिस साइन इज मोर इन फेवर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। नॉर्मली इतना क्लियर कट वो नहीं होता, वो जो आपको लाइन मिल रही है। तो ये आप पेपर जाके ना ये इसको सर्च करेंगे नीचे जब आप लोग फ्री होंगे एग्जाम से, तो इसको पढ़ लेना इस पेपर को, ये बड़ा जबरदस्त इसमें इसने ये चीजें बताई हैं। अच्छा, अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका HRCT किया ना, तो उसमें ये UIP पैटर्न था, ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो आप गए, आपने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे की शक्ल इस तरह थी, तो आपकी क्या डायग्नोसिस होगी? कोई बताएगा तो मैं भी मैंने पहली दफा पढ़ा है चीज। और बच्चे में क्या चीज आपको एबनॉर्मल लग रही? एल्बिनो चाइल्ड है ये। एल्बिनो चाइल्ड है, एल्बिनो चाइल्ड है, और साथ उसके लंग्स में ILD पैटर्न है, और ये यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया वाला। किसी ने पढ़ा है? किसी को पता है? नो सर। वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ये एग्जाम में शायद आप लोगों से ना पूछें, टॉक्स में शायद कभी कभी ऐसी भी एक चीज लगा लेते हैं, तो इसलिए ये मैं चीज एक आध ना चीज जरा डिफिकल्ट सी अनयूजुअल बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी टॉक्स में लगा देते हैं, वाइवा में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हरमैन्स्की पुडलैक सिंड्रोम। अल्बिनो चाइल्ड विद उसके साथ प्लेटलेट डिस्फंक्शन, और साथ उसके पैटर्न जो होगा वो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया का पैटर्न होगा। ठीक हो गया? तो जब आपके पास ऐसा पैटर्न आ जाए तो ये हरमैन्स्की पुडलैक सिंड्रोम है। तो इसका मतलब ये है कि वी विल लुक फॉर द कॉज। इट कैन बी एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड लंग, कैन बी एसोसिएटेड विद वो स्क्लेरोडर्मा और जो एस्बेस्टोसिस और जो हमने कॉजेज देखी हैं। और अगर एल्बिनो है तो फिर ये हरमैन्स्की पुडलैक सिंड्रोम हो सकता है। ये आप लोग जो FRCR कर रहे हैं ना, तो FRCR में हो सकता है ये आपसे ज़्यादा पूछे, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है स्वीडन वगैरह में, इस ईस्टर्न यूरोप या इन जगहों में ज़्यादा है। तो केस 2, HRCT axial slices at the level of trachea and lung bases, but at the level of the I can appreciate airspace, central lobular nodules in the upper zone, ground glass nodules in the upper zones, and basal area shows ground glass attenuation and interstitial septal thickening with dilated esophagus.
So on the basis of these findings, I am thinking of NSIP with the scleroderma. सही है There is basal subpleural sparing in this case in the basal lungs. क्लासिक है इट इज। तो हम ILD कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको क्लू मिल गया कि हम मोस्टली NSIP होगा। देख लें लोअर लोब में आपको ग्राउंड ग्लास एटीन्यूएशन मिल रहे हैं। अच्छा इसमें जो NSIP में ना दोनों तरफ ज्यादातर सिमेट्रिकल टाइप ऑफ भी मिलेंगे और अगर आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी प्रीडोमिनेंट और सब प्लूरल स्पेयरिंग जो आपको इन दोनों में मिल रही है तो वो एसोसिएटेड होगी, ये क्लासिक पिक्चर होगी NSIP की। NSIP कभी भी जो इडियोपैथिक नहीं होती, ठीक है, 90% या 99%, इट विल बी विद द कॉज, सो लुक फॉर दैट कॉज। इस केस में डायलेटेड इसोफेगस लग रहा है तो इट इज अ स्क्लेरोडर्मा, तो इट देयर विल बी ऑलवेज अ कॉज विद द NSIP, ऑनगोइंग कोई कॉज होगी। ये दूसरा केस है लेकिन इसमें भी देखें बायलैटरल लोअर लोब में प्रीडोमिनेंटली बेजिलर ग्रेडियंट में प्रीडोमिनेंट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं और अगर दोनों जगह देखें तो दोनों जगह आपको सिमेट्रिकल लग रही है। एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं होंगे बायलैटरल लेकिन एक जैसा आपको वो लगेगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये ऊपर में कम है नीचे ज्यादा है और सब प्लूरल स्पेलिंग भी आपको इधर नजर आ रही है। जब भी आप HRCT को देखते हैं तो HRCT को आप क्रोनल सेजिटल तीनों व्यूज में देखें एक्सियल, उसमें आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे। अभी सब प्लूरल स्पेलिंग इसमें बड़ी अच्छी जबरदस्त नजर आ रही है और ग्रेडियंट भी आपको इसमें अच्छी तरह पता चल रहा है। तो दिस इज द NSAP पैटर्न। तो NSAP पैटर्न में क्या होता है, कॉमन पैटर्न क्या होता है, ग्राउंड ग्लास प्रीडोमिनेंट नोड्यूल्स होते हैं, साथ रेटिकुलेशंस होती हैं, सेगमेंटल जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड में सिमेट्रिकल या सेगमेंटल, सब प्लूरल स्पेयरिंग हो सकती है विच इज अ क्लासिक कॉज, क्लासिक पिक्चर, ट्रैक्शियन ब्रोंकाइटिस होती है और जब फाइब्रोसिस हो रही है तो लोअर लोब्स में वॉल्यूम लॉस भी होगा। दूसरा देखें तो हम NSAP को IPF से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जो IPF हमने पहले देख लिया था कि उसमें हनी कोम्बिंग प्रीडोमिनेंट था, बाकी बेजिलर प्रीडोमिनेंस तो दोनों में तकरीबन वो है और सब प्लूरल की इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें क्या है कि इसमें मेजॉरिटी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज है, पैची डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और सब प्लूरल की स्पेयरिंग है और देयर इज नो हनी कोम्बिंग, तो ये दोनों में ये फर्क है। NSAP इधर का के इट इज अ मोस्ट कॉमन पैटर्न सीन विद द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, कैन आल्सो बी सीन ड्यू टू ड्रग टॉक्सिसिटी, HIV और इनहेलेशन इंजरी और पोस्ट रेडिएशन, और इडियोपैथिक NSIP इज रेयर जैसे मैंने बता दी है। अभी डॉक्टर राशिद नज़ीर के पास एक फिल्म है जो कि पिंडी में जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो अब मुझे ये याद नहीं है क्योंकि सीनियर को दिखाई दी तो सीनियर ने बताया था, तो उन्होंने ILD की केस लगाया था। मुझे ये याद नहीं है कि वो NSIP पैटर्न था या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस पैटर्न था, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड ना लास्ट स्लाइस में लिवर नजर आ रहा था और लिवर की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी क्या डायग्नोसिस होगी? अमेड्रॉन टॉक्सिसिटी। और पूरे 3 दिन सर लेके गए, वो इमेज किसी एक ने डायग्नोस किया सिर्फ, जितने भी कैंडिडेट्स थे। तो लुक फॉर द कॉज, ठीक है। और इमेज में जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हर इमेज में हर चीज देखा करें। अब उसने बस लिवर को इग्नोर कर दिया, उसने कहीं कोने में थोड़ा सा था, लेकिन उसका मेन क्लू वही था कि वो बहुत ज्यादा डेंस लिवर था और एमिड्रोन टॉक्सिसिटी का केस था। मेरे ख्याल से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ था, लेकिन आई एम नॉट श्योर। आप लोग ये केस देख भी लेना क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी लग जाए। तो 2 टाइप्स की होती हैं, वो फिर आपसे पूछेंगे, सेलुलर और फाइब्रोटिक। कॉमनली इमेजिंग में सेलुलर जो होगी वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज देगी, जबकि फाइब्रोटिक में ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस और फाइब्रोटिक बैंड्स नजर आएंगे। तो ये नेक्स्ट केस। जी सर। Okay, sir, I'm presented with 2 images of HRCT lung.
Here I can appreciate that there is generalized to taken at the level of lower zones, lower lobes. Here I can appreciate mild cardiomegaly. And coming towards the lung, I can appreciate that there is generalized ground glass haze, which is appreciated in bilateral lung fields with a few areas of sparing, especially at the medial level of the lung fields and also at the periphery. I can appreciate that there is interlobar and interlobular septal thickening along with the ground glass haze. So, summing up my findings, my provisional diagnosis for the given image could be acute interstitial pneumonia, AIP. और सोचे, ये aren't many picture है। डिफरेंशियल सही है, आपने सही डिफरेंशियल दिया है, इसमें दे सकते हैं। ILD अभी एक और बात मैं कहना चाहता था, जी जी, जो कि स्टार्ट में अभी आपकी इससे मुझे आ गया कि यार ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, या जितने भी हमारे पास CT चेस्ट में जी अभी HRCT क्या है, ये जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द लंग टुवर्ड्स द इंजरी। तो जी लंग में जब इंजरी होती है तो उसके लिमिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्या हो सकता है, या तो उसमें कंसोलिडेशन आ जाएगी, या ग्राउंड ग्लास पेस्ट्रीज आ जाएगी, जी या सर। फिर वो फाइब्रोसिस की तरफ चला जाएगा, या तो सिस्टें बन जाएंगी। हम्म, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें एक तो पैटर्न देखना है, पैटर्न से जी हमें डायग्नोसिस, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लिनिकल हिस्ट्री है। जी तो सर, आई वुड लाइक टू नो द हिस्ट्री ऑफ द हाँ, पेशेंट। हाँ, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही है ना जिसमें आपको बता देना चाहिए। अच्छा सर, इसमें अब थोड़ा सा ना लेफ्ट लोअर लोब में मीडियल सेगमेंट में आई कैन अप्रिशिएट नोड्यूल्स आल्सो जो आ रहे हैं। हाँ, लेकिन नोड्यूल्स को इग्नोर करें, नोड्यूल्स के अलावा ये जो इमेज है, जैसे जीजीओज होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक अच्छा जीजीओज होते सर, हैं, एक तो ये NSIP का पैटर्न होता है, कंसोलिडेशन वो होती बना है, नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है, सर ग्राउंड ग्लास हेज होती है, ग्राउंड ग्लास और ओपेसिटीज होती हैं, कंसोलिडेशन हो सकती है और मोज़ेक एटेन्युएशन होती है। हाँ, ये और क्या है, सर ये तो अभी मोज़ेक आपने बोला, एटेन्युएशन है। जी जी हाँ, मोज़ेक एटेन्यूएशन है, एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग है, जी ये जी। साइन क्या कहते हैं, ये क्या अपीयरेंस आ रही है, देखिए, नहीं सर, नहीं याद आ रही। एरियाज ऑफ, हेड चीज साइन। ओके है, चीज साइन है। आगे खुद ही खुल गया। तो ये मोज़ेक एटेन्यूएशन, ये क्लासिक पिक्चर है ऑफ दी क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी ओके निमोनाइटिस। सर, HSP ठीक है सर, हर ओके चीज ओके। साइन आप देख लें, जाके गूगल में इमेजेस देखें, अपनी आई को जी ट्यून जी, करें। ये चीज आपने ओके मिस नहीं करनी, ये आपके उसमें टॉक्स में लगेगी, तो उसमें आपसे साइन भी पूछेंगे, क्या साइन का क्या ठीक है मतलब है। सर, हेड चीज साइन। तो ये हर चीज साइन आपको इधर एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग मिल रही है, मोज़ेक एटेन्यूएशन मिल रहा है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिल रही है, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग मिल रही है। तो ये हर चीज साइन जो होता है, ये क्लासिक होता है ऑफ अ ऑफ HSP, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। hypersensitivity। ठीक है, अदर में भी ये चीजें जो होती है मिक्स होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस में ये और भी कॉजेज हैं, लेकिन आपने एग्जाम के वक्त में और इवन प्रैक्टिकल में भी कॉमन चीज को टॉप पे रखना है। तो अगर आपको ये पिक्चर मिलती है तो टॉप पे आप हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस को रखेंगे और इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन इज कॉमन। ओके सर। तो अब इसमें क्या हो रहा है, Okay, sir, इसमें I'm provided with a coronal reformatted image of HRCT lung. Here I can appreciate multiple cysts which are present in the subpleural locations and also in the upper lobes, predominantly in the right side or subpleural locations में है. However, I can appreciate a few cysts in the lower zone also. Or I can appreciate that there is सही सिस्टिक चेंजेस आ रही हैं बायलैटरल अपर लोब्स में प्रीडोमिनेंटली। तो इसमें आई अगर कैन जी अगर सिस्टम के ऊपर सिस्टें हो और ऊपर सिस्टें हो तो उसको क्या कहते हैं, के सर मतलब ये इसमें तो मुझे ये एक सिस्ट है, ये इसके ऊपर एक और सिस्ट है, साइड में एक और सिस्ट है, ये भी सिस्ट है, एक दो तीन, इनको क्या कहते हनी हैं, कॉम्बिंग। हनी हनी कॉम्बिंग, कॉम्बिंग। जी जी जी, हनी बायलैटरल कॉम्बिंग, प्रीडोमिनेंटली अपर लोब्स में हनी कॉम्बिंग है, ट्रैक्शन हनी बाउंड्री। कॉम्बिंग, जी जी। तो अपर लोब, तो इसमें फिर आप हम लोग वो नहीं कर सकते, DD दे सकते हैं अपर लोब की ये सिस्टर के हनी कॉम्बिंग चेंजेस की।
क्या डीडीज हैं? सर इसमें एक तो होता था जैसे अपर लोब में सार्कोइडोसिस हो सकता है, अपर लोब सिस्टिक चेंजेस में। और और इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है अपर लोब सिस्ट में। और अगर एक्यूट नीचे होगा तो जी ब्रोंकिटेसिस आती है, हनीकॉमिंग नहीं आती सिस्टिक फाइब्रोसिस में। जी ठीक है। और सर क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आ सकता है इसमें। और सही है, इसमें हमारे पास जी सही है। टॉप दो चीजें ये हैं, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एंड जी क्रोनिक हाँ जी स्टेज ऑफ द सार्कोइडोसिस। तो जी अगर आपके पास अपर लोब में हनीकॉमिंग चेंजेस आ रही है, हमने पहले देखा था यूआईपी पैटर्न, उसमें बेजिलर था, हनीकॉमिंग थी। जी अगर अपर लोब में हनीकॉमिंग आ रही है तो दो चीजें सोचनी है, टॉप के दो चीजें याद रखें, क्रॉनिक सार्कोइडोसिस और क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जी सर न्यूमोनाइटिस। ये हो जाता है, ठीक हो गया। जी जी तो नेक्स्ट केस। Yes, sir. This is HRCT chest axial images in which I can appreciate there are bronchiectatic changes are appreciated which are more on the lower lobes and mostly central in location. Sparing of the upper lobes is noted. No evidence of any ground glass haze or the honeycombing or interlobular septal thickening. Lower lobes में आ रही हैं और इसका चेस्ट एक्सरे है सर, मैं उस पे देखने की कोशिश करी थी लेकिन उस पे मुझे डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं लग रहा था, बट इस पे डेक्स्ट्रोकार्डिया सेक्शन है। ऐसा था, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया भी था ओके, तो मैं भी वही उसी इमेज पे ना वही देख रही थी, तो ये कार्टेगनर सिंड्रोम हुआ। नेक्स्ट मैं पेशेंट के इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लूंगी और साइनोसाइटिस के लिए सिटी पीएनएस कराऊंगी अगर उसको प्रॉब्लम है तो। और बस कार्टेगनर सिंड्रोम है और मैं इसमें क्या करूंगी, इसके साथ एसोसिएशंस होती हैं कार्डियक एब्नॉर्मेलिटीज की, एको करा लूंगी। हम्म, तो ये सारी चीजें आपने और बताई। जी सर। फिर एक इमोटाइल क्या सिंड्रोम होता है? सर इमोटाइल सिलरी सिंड्रोम होती है, उसमें यही ब्रोंकिक्टेसिस होती है सेंट्रल, बट उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं होता। तो ये आपके साथ ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे पैथोलॉजीज के, बस हम एक अप्रोच HRCT की वो करेंगे, इसलिए मैंने आगे डिटेल्स उसकी नहीं लिखी हुई चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट केस। This is HRCT chest axial and the coronal images in which I can appreciate there is cystic bronchiectatic changes are appreciated in the bilateral central region and cardiac border is normal. Slight interlobular septal thickening is also appreciated. These changes are more in the upper and the mid zone with sparing of the lower lobes. Upper and mid lobes, sparing of the lower lobes. There is tenting of bilateral diaphragm is also appreciated, suggesting fibrotic changes. So this is the case of cystic bronchiectasis. पॉसिबिलिटी है कि इसमें कि फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। और मैं नेक्स्ट पेशेंट की प्रीवियस इमेजिंग देख लूंगी, स्वेट क्लोराइड टेस्ट के लिए देख लूंगी, अदरवाइज मैं इसको सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस लेबल करूंगी। और ये इरिवर्सिबल चेंज है तो सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, आपके पास MCQ है, आपने भी थ्योरी पास की है। एक तो एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में कॉल ले सकता हूँ? जी 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 सर। सर आप लें, मुझे म्यूट कर सकते हैं? म्यूट कहाँ से होता मैं म्यूट कर देता हूँ सर। है? हो गया तो मुझे बताना। जी सर म्यूट हो गए हैं सर आप।
दें। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जी 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 सर, नजर आ रही है। सॉरी, वो कल कॉन्वोकेशन है तो सारे लोगों को टेंशन है, मुझे कॉल कर। अभी आ रही है स्क्रीन? ओ सर। जरा पीछे थे। ये केस कर लिया था ना, ये देख रहे थे। जी। डॉक्टर साहब अपना नाम बता देंगे, मैंने सुना नहीं। ये जी केस सर, कौन ले रहा था? जी जी अपना नाम। जरमीना। ठीक है डॉक्टर। तो इसमें देखें, ठीक है, आपने अभी मैं कह रहा था आप लोगों ने थ्योरी दी थी, तो थ्योरी में एक एमसीक्यू था ग्रेंजर में मेरे ख्याल से, सेंट्रल ब्रोंकाइटिस इज सीन इन एबीपीए। Cystic fibrosis. Cystic fibrosis. एंड एबीपीए, एबीपीए के साथ उसका वर्क है। सेंट्रल ब्रोंकाइटिस ये एक एमसीक्यू है पार्ट 2 का, जी जी इसको जी देख। बिल्कुल। तो ये सेंट्रल ब्रोंकाइटिस है, और ये बाद में ये जो है अपना एबीपीए का केस था, ठीक है। तो क्लासिक उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फिंगर इन ग्लव साइन दिखा दें, आपको कभी सेंट्रल ब्रोंकाइटिस भी दे सकते हैं। तो आपने उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी दे दी, चलें डिफरेंशियल, लेकिन इसमें आपको एबीपीए भी बोलना चाहिए, और एबीपीए के साथ सेंट्रल ब्रोंकाइटिस होती है। नेक्स्ट केस। This is HRCT chest, axial and coronal images, lung window in which I can appreciate there are multiple non-tapered bronchi with varicoid appearance in the mid and lower zones, and there is dilated carina and bilateral main bronchi with some diverticulations in it. वेरी गुड, वेरी गुड। Munir Cohen disease, trichobronchomalacia, नहीं trichobronchomegaly. हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये जो आपने पिक किया ना, ये इसके देखे अंदर डायवर्टिकुलर टाइप या वो थोड़ी सी सिरेटेड अपीयरेंस आ रही है, तो ये क्लासिक होती है। ये बड़ा अच्छा आपने पिक किया, बिल्कुल। ट्रैकियोमेगैली तो है ही है, डायलेटेड ब्रोंकाई, ब्रोंकिक्टेसिस है, तो ये जो है विलियम्स मोनियर, कैम्पबेल, अच्छा हाँ, मुनीर को मोनियर कोम डिजीज है, जिसमें मैसिव आपको ट्रैकियोमेगैली मिलती है, सेंट्रल ब्रोंकिक्टेसिस मिल रही है, और उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टिक चेंजेस जो आपको वॉल में मिल रहे हैं। तो ये कंजेनिटल हो सकता है, या कोई सीक्वल ऑफ द वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें दो है। ये सर आपने इसमें सही, बीडी तो नेक्स्ट क्या देंगे बताएंगे? ये तो क्लासिक इसका वो केस है, इसमें मेरे ख्याल से कोई और डिफरेंशियल आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है सर। इतनी ज्यादा डायलेटेड आपको अगर ट्रेकिया मिल रहा है और मेन ब्रोंकाई मिल रहे हैं, साथ सिस्टिक ब्रोंकाइटिस मिल रही है, तो ये क्लासिक केस है इसका। ट्रैकियोमेगैली, आपको ट्रैकियो ब्रोंकियोमेगैली भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट केस। सर ये भी मेरा ही axial image of HRCT chest at the level of the heart, in which I can appreciate cystic bronchiectasis in the right middle lobe, medial segment of the right middle lobe, in the inferior segment of the lingula, and in the superior segment of the right lower lobe. Good. If the patient is female, it can be due to Mycobacterium avium intercell. Same patient. And it is showing fatty infiltration of the pancreatic head.
हाँ So the case will be of cystic fibrosis. तो एग्जाम में ये चीज लगी होगी, ठीक है, लेकिन ये फिल्मों में लगी होगी, इस तरह नहीं होगा कि नेक्स्ट दिखाएगी, तो आपने खुद से ढूंढना है। ब्रोंकिक्टेसिस आपको मिलती है, आप ब्रोंकिक्टेसिस में एक हमारे एग्जाम में भी लगा था ये केस, जो कार्टाजेनर सिंड्रोम वाला है ना, ये केस लगा था, और उसमें जी। मुझे देखा डेक्स्ट्रोकार्डिया नजर नहीं आया HRCT में, और एग्जामिनर मुझे कहता रहा कि यार गौर से देखो, इधर से कुछ चीज तुम मिस कर रहे हो। तो कभी कभी ना आपका वो ब्लैंक हो जाता है, तो आपने जब, क्योंकि मैं जब एग्जाम देने गया था पहली अटेम्प्ट में, मेरे जहन में चेक लिस्ट नहीं थी, डॉक्टर हिरा भी जो कह रही है ना चेक लिस्ट, ब्रोंकिक्टेसिस आ गई है, देखें इसमें, ठीक है, कि कोई एसोसिएटेड, नीचे देखें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो उसमें आपको हो सकता है कि उसने वो फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पेनक्रियास दिखाया हो। देखें हार्ट का, वो देखें कि डेक्स्ट्रोकार्डिया तो नहीं है, एसोसिएटेड आपको कार्टाजेनर सिंड्रोम तो नहीं दिखा रहा। और अगर फिंगर इन ग्लव को ढूंढें, अगर सेंट्रल सिस्टिक ब्रोंकिक्टिसिस है, सेंट्रल है, और साथ फिंगर इन ग्लव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ABPA है, या साथ आपको एस्थमा की हिस्ट्री का भी पूछ लें, तो वो ABPA के साथ एस्थमा की हिस्ट्री जो होती है एसोसिएटेड। तो इस तरह आपने एक चेक लिस्ट बना के उस चीज को चलना है। अभी मैंने ये सारे आपको ब्रोंकिक्टेसिस के केसेस दिखाए हैं, ब्रोंकिक्टेसिस के साथ आप एसोसिएटेड फाइंडिंग्स, उसका पैटर्न देखेंगे तो आपको साथ उसके वो उसकी डायग्नोसिस का पता चल जाएगा। ठीक तो हो गया। जैसे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रीडोमिनेंटली अपर लंग में अगर से वो हो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अपर लंग और ABPA में होता है, अपर लंग में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें हमने देखा था कि लिंगुला और लोअर लोब में और मिडिल लोब में था, ये जो पिछला केस था। और लोअर लोब में अगर ब्रोंकिक्टेसिस आ रही है तो वो आपके पास इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम ने डिस्कस किया, और क्रॉनिक एस्पिरेशन होता है। और अगर आप सर आपकी आवाज चली गई है। सर निशान, वेट कर। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था जी सर जी। यार। नजर आ रही है स्क्रीन? नेक्स्ट बंदा ले ले। Okay, sir, I am provided with X-ray chest frontal projection of pediatric age group in which I can appreciate hyperlucent left lung,
I can also appreciate Potakath. Cardiac size appears mildly enlarged, however, this is APV of the chest. I would correlate with the history. There is acute shortness of breath. I would like to review the expiratory film. क्या बताया डॉक्टर साहब आपने? सर हाइपरल्यूसेंट लेफ्ट लंग है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का एक्सरे एक्सपीरेटरी फिल्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्या डायग्नोसिस, क्या डिफरेंशियल्स हैं? सर बच्चों में फॉरेन बॉडी हो सकती है और उसके अलावा कोई म्यूकस प्लगिंग वगैरह हो सकती है और सर स्वेयर जेम्स वगैरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा हाई लंब स्मॉल इन साइज। सेम केस डिफरेंट पेशेंट। जी सर। I am provided with a contrast enhanced HRCT chest coronal image mid projection in which I can appreciate there is hyperlucent right lower lobe. Rest appears unremarkable. However, I cannot appreciate any foreign body. This could be a case of congenital lobar overinflation. और से दे। सर एक एनोमलस वेसल भी है राइट साइड पे। और क्या आपको लग रहा है? आपने यानी डीडीज बताई थी, आपने डायग्नोसिस बता चुकी है आप। सर डायग्नोसिस में तो वो म्यूकस प्लगिंग की वजह से वो भी हो सकता है ब्रोंकियल एट्रीजिया, लेकिन इसमें मुझे कोई बहुत प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा। एयर ट्रैपिंग तो है लोअर लोब में। और कोई फॉरेन बॉडी भी अप्रिशिएट नहीं हो रही। वेस्कुलरिटी कैसी लग रही है? वेसल्स में दिखाई हैं थ्रू आउट, वेसल्स देखें और लोअर लोब में देखें। सर लोअर लोब में वेस्कुलर अटेन्यूएशन है। हाँ तो क्या बना? क्या बना? चेक नहीं समझ आ रहा। तो स्वेयर जेम्स ही बनेगा ये भी। हाँ स्वेयर जेम्स है ना। सर उसमें तो पूरा लंग इन्वॉल्व नहीं होता। लोब इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है सर, ऐसे नहीं लोब पता था। इन्वॉल्व। सर congenital lobar emphysema में हो सकता है ये? हाइपर इन्फ्लेटेड लग रहा है। नहीं, हाइपर इन्फ्लेटेड नहीं है वैसे, वेसल्स कम है। वॉल्यूम अफेक्टेड लोब का वॉल्यूम कम होता है इसमें, ठीक है। सर और फिर वेस्कुलरिटी एक और डिमिनिश्ड बात होती पूछनी थी। स्वेयर जेम्स का तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जाके थोड़ा ज्यादा एज में होगा, जब ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस होता रहेगा उसको बचपन में, तो है। फिर हाँ बाद में जाके उसकी वेसल्स भी और ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो के वो फिर नैरोइंग होगी और एयर ट्रैपिंग शुरू हो जाएगी। तो ये यही हो मुझे रहा तो ये अच्छा आफ्टर 20 इयर्स मुझे लगता था शायद ये होगा। है, ईयरली हो। और इन्फेक्शन कौन सी होती है? लोग को इन्वॉल्व कर रहे तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी तो हो सकता था। वो यूजुअली बायलैटरल होता है। अल्फा 1 बायलैटरल होता है और उसमें एफएसीमेटस चेंजेस होती हैं। सर ये रेड सीरीज में लिखा हुआ है कि अगर ये सिंगल लोब को इन्वॉल्व करेगा तो ये सीएलओ को मिमिक करेगा।
सर के ना इंटरनेट इशू कॉजेज होगा। में वायरल इन्फेक्शंस बच्चों में एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है बच्चों में। CLO में ट्रांसमेडिस्टिनल शिफ्ट होता है, इसमें शिफ्ट नहीं है। और इसमें ओवर इन्फ्लेशन नहीं है ओवर सबसे मेन इन्फ्लेशन, चीज। ट्रांसमेडिस्टिनल शिफ्ट नहीं है। सॉरी ये नेट बड़ा अनस्टेबल है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ऑब्लिटरेशन ऑफ द वेसल्स है, उसकी वजह से हाइपरल्यूसेंट है। अगर सेली होगा तो उसमें एक्सपेंडेड ज्यादा बड़ा होगा और वो एक्सपेंड कर रहा होगा लोब को। बाकी चीजें आपको बाद में डिस्कस करते हैं, उसमें डिटेल में फिर हम जाएं तो। लेकिन डिफरेंशियल में वो CLEs में आप देंगे, ठीक है। और हाइपरल्यूसेंट यूनिलैटरल लंग्स की DDs आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट केस। Sir, I am provided with a spot image from HRCT in lung window, a zoomed image in which I can appreciate there is a endobronchial spread causing treen by difference in the mid and lower zones on the right side. Based on the spot image, I would code it with the patient's history for night sweats and fever. Differential would include tuberculosis. जी sir. ठीक है शाबाश बेटा। Another possibility could be of endobronchial spread of metastasis, but it is not diffusely involving throughout the lung. Possibility could be of endobronchial spread of fungal infection. तो ये ट्यूबरकुलोसिस का केस था। अगर आपके पास ट्रीन बर्ड आ जाते हैं तो उसमें अपने टॉप पे ट्यूबरकुलोसिस को रखना है। अब ये एक और पेशेंट है, इसमें क्या हो रहा है? सर इसमें नीचे वाले में तो ट्रीन बर्ड दिखाया हुआ, लेकिन ऊपर में वो ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से डायलेटेड और म्यूकस प्लगिंग है। तो इसमें क्या होगा? सर ये डायग्नोसिस ऊपर वाला तो डायग्नोसिस ऊपर वाला नीचे इस वाला ही पेशेंट। सर डायग्नोसिस तो इसमें भी ट्यूबरकुलोसिस ही रहेगा। नहीं ABP है ये, ABPA के साथ एसोसिएटेड ट्रेन बर्ड ओपेसिटी हो सकती है। ठीक हो गया सर, हम इसको कहेंगे TB सुपर इम्पोज विद ABPA। ये भी कह सकते हैं, या खुद ABPA में भी ट्रेन बर्ड इन्फिल्ट्रेशन होती है NODOT से। ठीक हो जी गया। सर, क्योंकि एंडोब्रोंकियल स्प्रेड हो जाएगा डिजीज प्रोसेस का। ठीक है। हाँ, और ये जी पेशेंट का ये क्रॉनिक एस्पायरेशन के साथ आया था पेशेंट, ठीक है। तो इसमें देखें कि इसमें भी ट्रेन बर्ड आ रहे हैं। दीज ट्रेन बर्ड आर ड्यू टू द एस्पायरेशन। तो टॉप 3 कॉजेज इसकी ये आप लोगों ने सोचनी होती है। इसलिए मैंने जो पहले बताया था ना कि आप हिस्ट्री देखेंगे, प्रीवियस इमेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड ग्लास पेस्ट आपको मिल रही है एक पेशेंट में, ठीक है, यूनिलैटरल, जो पिछले साल का सिटी लगाया उसमें भी थी, अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आप क्या सोचेंगे?
ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी अगर पड़ गई है तो यूनिलैटरल था एक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, आपने कहा इन्फेक्टिव है, आपने उसको एंटीबायोटिक में भेज दिया, साल बाद आया वही ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी यूनिलैटरल साइज में इंक्रीज हो गई। ब्रोंकोअल्वेolar कार्सिनोमा। ब्रोंको एल्विलर कार्सिनोमा। तो इसलिए हिस्ट्री, प्रीवियस इमेजिंग और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो नोड्यूल्स होते हैं, हमने पिछली क्लास भी आप लोग देखना, उसमें भी डिटेल से बात की थी, इसमें भी कि 3 तरीके से होते हैं, सेंट्रीलोबुलर, पेरिलिम्फेटिक और रैंडम। आपने सबसे पहले देखना है कि यार ये प्लूरा की सरफेस को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। अगर प्लूरा की सरफेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा और काफी सिमेट्रिकल है, यानी जो हेक्सागोनल इसका बनता है सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल, उसके सेंटर में आपको नोड्यूल्स मिल रहे हैं। ये देखिए ये हेक्सागोनल बन रहे हैं, इधर ये भी हेक्सागोनल बन रहे हैं, इसके सेंट्रल में आ रहे हैं नोड्यूल। तो अगर सेंटर में आ रहे हैं और सिमेट्रिकल होंगे मोस्टली, तो आपने 2 चीजें सोचनी है। क्या क्या सोचेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस और RBILD। टॉप 2 चीजें ये एग्जाम के लिए, टॉक्स में, वाइवा में 2 चीजें टॉप पे, सेंट्रीलोब्युलर आ रही हैं, RBILD, सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। हमने क्रॉनिक में देखा था कि मोज़ेक एटेन्यूएशन पर लोग फाइब्रोसिस थी, इस सब एक्यूट फेज में सेंट्रीलोब्युलर नोड्यूल्स देता है, ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स। ठीक हो गया। अगर आपके प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहा है और साथ उसके पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी है थ्रू आउट, तो उसमें आपने टॉप पे 2 चीजें सोचनी है, सार्काडोसिस, मोस्टली सार्काडोसिस, एंड लिम्फेंजाइटिस कार्सिनेमेटोसिस। लिम्फेंजाइटिस कार्सिनेमेटोसिस का केस जब हमारे पास आता है, प्रैक्टिकल भी और एग्जाम में भी, हमें कॉज पता चल जाती है, यानी कोई साथ एक कैंसर हमने ढूंढना पड़ेगा और वो कहीं आपको मिलेगा, हो सकता है ब्रेस्ट में मैस हो, साथ आपके ये पेरिलिम्फेटिक नोड्यूल्स आएंगे और उसके साथ वो कोर्स इंटरस्टिशियल थिकनिंग भी आती है। तो लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस में कॉज आपको ऑलवेज मिलेगी, तो प्राइमरी जो वो है आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक हो गया। तो पहले हमने किया सेंट्रीलोब्युलर, फिर हमने कहा पेरिलिम्फेटिक, और अगर रैंडम मिल रहे हैं तो टॉप 4 आपको याद होने चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. रैंडम में टॉप 4, नंबर 1 मीलियरी ट्यूबरकुलोसिस हमारे सेटिंग में, नंबर 2 फंगल, नंबर 3 मेट्स। ठीक है, टीबी, फंगस एंड मेट्स, ये रैंडम में आएंगे। अभी ये आपकी कोर रेडियोलॉजी में बड़ा अच्छा इसने वो किया हुआ है, ये आपको नोड्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, माइक म्यूट कर लेंगे। ये अपनी वीडियो ऑफ रखें सारे। आपको नोड्यूल्स मिलते हैं तो आप सबसे देखें कि सब प्लूरल नोड्यूल्स तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो सेंट्रीलोब्युलर है। और सेंट्रीलोब्युलर में मैंने कहा था 2 चीजें सोचनी है, RBILD एंड हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अगर सब प्लूरल नोड्यूल्स हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर अलोंग दी लिम्फेटिक चैनल्स हैं तो आप पे सोचेंगे सार्कोइड, सिलिकोसिस या लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस। और अगर रैंडम है तो 3 चीजें, सबसे पहले मिलियरी टीबी, फिर फंगल और फिर मेट्स। इसमें भी उसने दिखा दिया कि सेंट्रल लोब्युलर है तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस टॉप पे, नंबर 2 पे RBILD। अगर पेरिलिम्फेटिक है तो उसमें सार्काइडोसिस को टॉप पे सोचेंगे, और अगर रैंडम है तो हेमेटोजीनस मेट्स, टीबी और फंगल। कॉमन इज कॉमन, कॉमन को अपने टॉप पे रखें, अपने जहन में रखें। लिस्ट बहुत लंबी होती है, उन लिस्टों में से भी आपने कॉमन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। फिर जब आपने वो मास्टर कर लिया, देन ऐड ऑन योर नॉलेज। अभी हमारे पास एक HRCT आ रहा है, तो इसमें प्रीडोमिनेंट कौन सा पैटर्न है? सेंट्रीलोब्युलर ग्राउंड ग्राउंड क्या, तो क्या डायग्नोसिस होगी? HSP और सेकंड में RBILD। RBILD। और RBILD कौन से लॉब को इन्वॉल्व करती है, लोअर या अपर? Sir, upper lobes को ज्यादा इन्वॉल्व करती है। और अपर लोब को क्यों ज्यादा इन्वॉल्व करती है?
स्मोकिंग रिलेटेड होती है। तो स्मोकिंग ये रिलेटेड स्मोकिंग हेड होती है तो ऊपर की तरफ जो है वो हमारा ज्यादा वेंटिलेशन ज्यादा अपर लोब्स में होती है ना, तो लोअर लोब्स में परफ्यूजन ज्यादा होती है, इसलिए स्मोकिंग हेड होती है, इसलिए वेंटिलेशन को अफेक्ट करती है, दैट्स व्हाई इट्स इन द अपर लोब्स। इसलिए आपने वो देखें, वो जो सेंट्रल लोबुलर एम्फाइसीमा भी इसी वजह से अपर लोब में ज्यादा होता है, वो भी स्मोकिंग रिलेटेड है, ऐसे ही है। जी जी जी। तो जो स्मोकिंग रिलेटेड है, लेकिन फिर आगे हम देखेंगे, एक और चीज देखेंगे। चलें ये देख, ये भी आपके पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं? सेंट्रल लोब्यूलर। सेंट्रल सेंट्रल लोबुलर, लोब्यूलर हाँ, और टॉप टू डायग्नोसिस वही होंगी, आरबीएलडी एंड हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। हाँ, तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। एक और चीज मैंने कहीं पढ़ी थी या कहीं सुनी थी कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का पेशेंट जो होता है ना, वो कफ के साथ आता है और साथ उसको फीवर और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। अब वो हॉस्पिटल में आता है तो क्लिनिशियन जो कि एक्सपर्ट नहीं होता है या एक्सरे किया होता है, तो वो उसको आके एंटीबायोटिक्स देता है, हॉस्पिटल में एडमिट करता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसको घर में फिर बीमार हो जाता है, क्योंकि जो एलर्जन का सोर्स है वो उसने घर में पिजन या कोई एक सोर्स रखा होता है। तो हॉस्पिटल में वो एंटीबायोटिक्स की वजह से ठीक नहीं हुआ होता, वो ठीक इसलिए होता है क्योंकि ही इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एंटीजन। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी का क्लिनिकल सिनारियो आपके साथ आ सकता है कि पेशेंट आया तो एंटीबायोटिक्स से सही हो गया, लेकिन बाद में जब घर जाता है तो दोबारा उसको सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसकी रीज़न ये, एंटीजन जो है, जैसे पिजन उसने घर में रखी होंगी मोस्ट लाइकली, वो उसको ब्लड हिस्ट्री सर वॉइस डिस्टॉर्ट हो चली गई अब। ये बेटा सॉरी, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। इट्स ओके सर, कोई मसला नहीं। इस वक्त फिर बंदा वो कुछ अल्टरनेट भी नहीं कर सकता, मोबाइल में भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इशू है। मैंने PCL की कंप्लेंट भी कराई थी। नजर आ रहा है? जी जी सर। सेंट्रल लोबुलर टॉप आपने याद कर लिया, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एंड आरबीआईएलडी, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। अब DIP में आ जाते हैं, ठीक है, ये भी स्मोकिंग रिलेटेड है, डिस एक्वेमेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसमें भी स्मोकर होगा, लेकिन इसमें लोअर मिड और लोअर लोब ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है ना, वो जरा पैची होती है, उस तरह सेंट्रल लोबुलर नहीं होती। तो ये पैची ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आपको मिल रही है किसी पेशेंट में, प्रीडोमिनेंटली मिड एंड लोअर लोब्स में, और पेशेंट अगर स्मोकर है तो फिर क्या आप सोचेंगे? DIP। ठीक हो गया। RBILD और DIP में फर्क नजर आ गया, अपर लोब्स थे उसमें सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स थे। DIP में स्मोकर होगा, लेकिन पैची ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज लोअर लोब में होंगी। इसमें आपको क्या मिल रहा है? कोई एक इसको ले लेके इसको डॉक्टर साइमन। Okay, sir, I am provided with the HLCT chest axis section at the level of the carina, in which I can appreciate there are multiple nodules which are seen in the peribronchovascular, periphyseal, and subpleural location. I can also appreciate there is area of airspace classification involving the left perihilar location, and also there appears to be bulky hyla
However, I would like to see the soft tissue window imaging to rule out lymphadenopathy in this region. So the findings are likely in favor of sarcoidosis. And सार्कोइडोसिस में और other, this could be, this appears to be तो इसमें मुझे रैंडम तो नहीं लग रहा, इसमें मुझे ये पेरीफेशियल पेरीब्रोंकियल लग रहा है। जी सर, तो आपने पेरीब्रोंकियल सारा सही बता दिया। लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस। तो ये मैस हो सकता है, लेफ्ट हाइलर मैस विद लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस इन्वॉल्विंग द बाइलेटरल लंग्स। हाँ, इसमें आप उसको लेस लाइकली कह सकती है, क्योंकि इसमें आपको इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग कोर्स उस तरह की नहीं मिल रही। लिम्फेंजाइटिस ज्यादा आपको जो पैटर्न मिल रहा है वो सेप्टल थिकनिंग एंड सार्कोइड वाला मिल रहा है। जैसे ये भी है, नोड्यूल्स हैं, पेरीब्रोंकियोवैस्कुलर नोड्यूल्स हैं, फिशरल नोड्यूल्स हैं, प्लूरल नोड्यूल्स हैं। तो जो हमारे पास पेरीब्रोंकियोवैस्कुलर, फिशरल, सेंट्रीलोबुलर या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में मिल सकते हैं। ऐसे नोड्यूल जो आपको प्लूरा में भी मिल रहे हैं, ठीक है, पेरीब्रोंकियोवैस्कुलर भी मिल रहे हैं और अलोंग द फिशर भी मिल रहे हैं। तो ऐसी अगर आपके पास पिक्चर आ जाए तो आप उसमें सार्कोइडोसिस लिख सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल में आप क्या लग सकते हैं? सिलिकोसिस। यस सर, सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस बाद में क्रॉनिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। हाँ, बड़े बड़े मैसेज मिल जाते हैं। और वो किधर होते हैं सर? सुपीरियर लोब्स में होते हैं, हाइला से अबव जाते हैं, सॉसेज शेप मैसेज। हाँ ठीक है, तो अगर उस तरह की पिक्चर आ रही है तो आप सिलिकोसिस की तरफ बनेंगे। तो ये क्लासिक सार्कोइडोसिस सिलिकोसिस जो होते हैं वो आपस में ओवरलाइंग फीचर्स हो सकते हैं। टॉप पे आप सार्कोइडोसिस लिखें, सेकंड पे आप लिख सकते हैं सिलिकोसिस को भी। तो जो हमारे पास सार्कोइडोसिस की टिपिकल पिक्चर होती है वो यही पिक्चर है कि पेरीब्रोंकियोवैस्कुलर आपके पास पैटर्न में नोड्यूल्स होंगे, अलोंग द फिशर नोड्यूल्स होंगे, सबप्लूरल नोड्यूल्स होंगे और नोड्यूलर सेप्टल थिकनिंग होगी। ये सारी फीचर्स आपके पास क्लासिक होगा फॉर द सार्कोइड, एंड सार्कोइड इज कॉमन, इट इज नॉट अनकॉमन। सर लिम्फेंजाइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? लिम्फेंजाइटिस में आपको उसके साथ कोर्स इंटरस्टिशियल थिकनिंग मिलेगी और मोस्ट लाइकली आपको वहाँ लंग में मैस या उधर ब्रेस्ट में कोई मैस इस तरह करके दिखाएंगे। इसको आप डिफरेंशियल में आप उसको रख सकते हैं लिम्फेंजाइटिस का। इंडेक्स केस था वो सार्कोइडोसिस का था जो आपने फर्स्ट केस ये दिखाया। सारे सार्कोइडोसिस हैं तीनों। ये भी सार्कोइड है, ये भी सार्कोइड है। इसमें ये वो कंसोलिडेट क्रॉनिक जब रहता है ना तो वो मैसेज टाइप बन जाते हैं। तो ये वो बन गया, जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट 4 स्टेजेस होती हैं सार्कोइड की। तो जैसे जैसे स्टेज फाइब्रोसिस की तरफ जाते हैं तो पहले मैस बनता है, फिर फाइब्रोसिस होती है लंग में। तो हम उसकी डिटेल में सार्कोइड या किसी डिजीज की डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अप्रोच को देख रहे हैं। वरना फिर उसके 4 स्टेजेस हैं, गैलेक्सी साइन है, 1 2 3 साइन है, काफ़ी चीज़ें, हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे फिलहाल। तो जब क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है तो उसमें फिर क्रॉनिक फाइब्रोटिक सार्कोइड, यानी उसमें फिर फाइब्रोसिस में चला जाता है और फाइब्रोसिस प्रीडोमिनेंटली अपर लोब्स में होती है। अब ये क्या पैटर्न है? सर ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोड्यूल्स है। तो क्या लग रहा है आपको इसको देख के? सर टॉप में इसमें मेट्स लग रहे हैं, कैनन बॉल मेट। मोस्ट लाइकली मेटास्टैटिक वो है, रैंडम है और वेरिएबल साइज के नोड्यूल्स हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पिक्चर आपको मेट्स में ज्यादा फेवर कर रही है। ये आपको क्या लग रहा है? ये भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, मिलरी पैटर्न है, रैंडम मिलरी सर ये मिलरी पैटर्न है, कुछ भी मिलरी टीबी हो सकता है, मिलरी मैक्स हो सकते हैं ये, और सिलिकोसिस हो सकता है सर, हाई सिलिकोसिस हो सकता है, हाई डेंसिटी। डेंसिटी है। सिलिकोसिस हो सकता है हाई डेंसिटी की वजह से, ठीक है। ये मिलरी टीबी का केस था। और इसने बता दिया कि इसमें मैट्स फंगल इन्फेक्शन न्यूमोकोनियोसिस भी हो सकता है। फिर ये एक टेबल है, वही वाली बातें जो हमने पहले कर ली, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करते कंफ्यूजन होने के लिए। जो हमने चीज़ें याद की हैं नोड्यूल्स की, वही उसी तरह याद रखना है। तो अभी हमने नोड्यूलर पैटर्न देख लिया,
हमने NSIP देख लिया, IPF देख लिया, और हमने ब्रोंकिक्टेसिस देख ली। तो जी अभी सर। हम आते हैं सिस्टिक पैटर्न पे, सिस्टिक पैटर्न डिजीज ऑफ द लंग्स। तो ये कोई ले ले। डॉक्टर आतिका मैडम, सर मैं ले लूँ? डॉक्टर आतिका, सर मैं ले लूँ ये? डॉक्टर आतिका आप मैडम आप 1 मिनट जरा वेट करें, आप जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। डॉक्टर आतिका आप नहीं है मैडम, आपने हैंड रेज किया? सर मैं ले लेती हूँ। जी जी मैडम ले। Hello, this is HRCT image, axial view of the chest, in which I can appreciate there are multiple well-defined hypoattenuating lesions are seen involving both lung fields with thin perceptible walls. Some of them are located at the subpleural location. However, I cannot appreciate any interlobular septal thickening and denodularity within the visualized lung fields. So features are consistent with multiple bullous changes or emphysematous changes. I would like to go on workstation to review the rest of the images to look for the distribution of the disease and also correlate with the history of the patient if the patient is a smoker or not. So the diagnosis would be that of LCH or LCH तो नहीं लग रहा सर, ये bullous changes हैं। नहीं लगा। जी सर। चलो ये क्या लग रहा है, चलो वो नहीं लग रहा। ये मुझे ये मल्टीपल क्या लग रहा है? cyst of variable sizes with no nodules. With no nodules? I cannot appreciate any nodularity. ये स्लाइड जो है वो सर ने ये आगे पेज नहीं हुई थी ना। ये बोल रहे हैं। So these are multiple images of the HRCP chest axial views in which I can appreciate multiple small well-defined nodules are seen within the both lung fields, predominantly in the upper lung zone with multiple small variable size cysts are appreciated. So features are consistent with LCH. I would correlate with the age and history of the patient. If the patient is a smoker and young adult, my differential would be that of LCH. तो LCH जो होता है वो कौन से लोब्स को इन्वॉल्व करता है? Predominantly upper और mid zones को। प्रीडोमिनेंटली अपर लोब्स को। तो LCH जब स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एज अ नोड्यूल, फिर प्रोग्रेस करता है, फिर एज अ सिस्ट। तो आपको सिर्फ नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं अर्ली में, वो आपको एग्जाम में नहीं दिखाएंगे। ये लाहौर सेंटर में भी मैं एग्जामिनर का नाम भूल गया हूँ, उसने दिखाया था जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट थी अपर लोब्स में। तो नोड्यूलर पैटर्न ज्यादा था, सिस्टें कम थी। तो इस तरह की इमेज आपके पास इमेज में लग सकती है कि अपर लोब में आपको बाजार शेप्ड इमेज सिस्टें मिल रही हैं, नोड्यूल्स मिल रहे हैं, फिर आपको रिलेट करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्मोकर के साथ। और जब वो स्मोकर होगा तो वो क्या डायग्नोसिस होगा? LCH। इट स्टार्ट एज नोड्यूल्स एंड इट प्रोग्रेस एज बाजार शेप्ड सिस्ट। ये LCH है, ठीक है। ये नोड्यूल्स भी हैं इसमें, सिस्ट भी है, नजर आ रहे हैं? Yes, और sir. अपर लोब में नोड्यूल सिस्ट अपर लोब इक्वल्स LCH and it is a smoker and it is a bizarre Yeah, shape. नेक्स्ट केस में इसमें कैसी सिस्टें लग रही हैं? Sir, these are cysts of variable sizes, predominantly involving the upper lobe. There is also pneumothorax, so features may be due to LAM. I would correlate with the history and gender of the patient if the patient is female. So this is a LAM. और साथ एसोसिएटेड क्या होता है? Chylothorax or pneumothorax due to हाँ, rupture of the cyst. And there I would do a workup for tuberous sclerosis to look for MRI brain and ultrasound abdomen to look for angiomyolipomas. Echocardiography is done to look for the cardiac rhabdomyomas. एक्सीलेंट। तो इसमें सर यही ये होता है। एम्फाइसेमा नहीं है, नहीं उसमें नहीं, लैब में तो यूनिफॉर्म साइज की सिस्ट होती हैं। जरूरी नहीं है। अच्छा, तो सर ये एम्फाइसेमा नहीं है, ये लैम ही है। एम्फाइसीमा के साथ आपको निमोथोरेक्स इतना बड़ा अनकॉमन है।
हो सकता है अनकॉमन, इट इज मोर एसोसिएटेड विद द LCH। और जब आप पूरा केस देखेंगे, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक दिखाया ना, उसमें ये होगा कि मिड और लोअर जोन ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। साथ न्यूमोथोरेक्स आपको दिखा सकते हैं, काइलोथोरेक्स दिखा सकते हैं। किडनीज आप देखिए उसी CT की इमेज में आपको वहाँ मिलेगा, वो AML मिलेगा। तो ये सारा जो पिक्चर है ये लैम को फेवर करता है, और इसमें नाइस लुकिंग सिस्ट होती है, स्मूथ सिस्ट होती है, और पेशेंट जो होगी वो फीमेल होगी। ये एक और केस है, इसमें देखें बड़ी नाइस लुकिंग सिस्ट है, और मिड टू लोअर लोब्स में ज्यादा प्रीडोमिनेंट होंगी। तो ये लैम में मिड टू लोअर होती हैं, सिस्टें ज्यादा खूबसूरत होती हैं। पैथोलॉजी बिल्कुल एक जैसी नहीं आती, तो आपने अपनी आई ट्यून करनी है। इस तरह भी हो सकती है सिस्टें, इसमें आप एम्फाइसीमा बोलें, आपको एग्जामिनर खुद ही गाइड करेगा टुवर्ड्स द लैम्प। इसमें तो ये टिपिकल इमेज है, स्मूथ आप देखें, स्मूथ सिस्टें नजर आ रही है बायलैटरल, और ये लैम्प की तरफ है, और लैम्प के साथ एसोसिएटेड काइलस एक्सक्लूजन, और पेशेंट ज्यादातर फीमेल होगी। एसोसिएशन ट्यूबरल स्क्लेरोसिस की आप ज्यादा उसके साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन। डॉक्टर आतिका, आप 2 केसेस आपके। Yes, sir. This is a HRCT chest axial section. Here I can appreciate multiple thin walled cysts scattered in the both right middle and the lingular segment of the left lung. And there is also ground glass haze is noted in the right middle lobe. And a few centrilobular nodules are also noted in the right middle lobe. So overall findings may be secondary to centrilobular nodules and cyst and ground glass haze, and there is also traction bronchiectasis is also noted in the right middle and the lingular segment of the left upper lobe. So iska differential, may I know the patient's history? Sjogren syndrome था इसको। Sjogren syndrome, Sjogren syndrome के साथ associations होती हैं लिपॉइड इंटरस्टिशियल निमोनिया की। These are findings are suggestive of lipoid interstitial pneumonia. और सर बस यही डिफरेंशियल बन रहा है अभी तो माइंड में। लिपॉइड इंटरस्टिशियल निमोनिया में होती है या किसी जी, और में? एसजोग्रेन की एसोसिएशन तो लिपॉइड के साथ ही होती है जहां तक। लिम्फोसिटिक। अच्छा, लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया में। लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जी, लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, तो इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक डिजीजेस आएंगे ना तो 4 चीजें आपके जहन में। अभी आगे इसको रिवाइज कराता हूँ आगे इसमें। सर, जी सर। ये जो चैट में लोग आते हैं ना, चैट में, तो इससे जो वो जो केस बताने वाला होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अनलेस द केस इज नॉट गेटिंग फाइनलाइज, तो ये जो है ना ये भेज देते हैं, तो वो उससे अपना जो थॉट प्रोसेस है वो उसका गड़बड़ हो गया ना, तो ये चीज जो है ना ये बंद करा, नहीं भाई इसको डिसेबल करा देना। ठीक है, डॉक्टर नदीम वो नईम कर रहे हैं, तो मुझे तो चैट नजर ही नहीं है। सही, ये PCP भी हो सकता था। हाँ, हिस्ट्री HIV की हिस्ट्री होगी तो PCP निमोनिया। अब ये जो दूसरा केस देखे ना, ये इसमें आपको क्या मालूम, आप ही बता रहे हैं। This is the CT chest axial view taken at the level of the trachea. Here I can appreciate there is the multifocal patch of the consolidation is noted in the left lung upper lobe, and few ground glass opacities is also noted in the right upper lobe, and there is a thick walled multiloculated cystic area is noted in the right upper lobe. So overall findings may be secondary to सर ये भी कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की पैटर्न लग रहा है इसके अंदर। लो CD4 काउंट।
लो CD4 काउंट। सर लो CD4 काउंट है तो फिर इसके अंदर फिर वो न्यूमोसिस्टिक जायरोविकाई निमोनिया हो सकता है। और यही केस था ये। इसमें भी आप देखें, आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिल रही हैं बायलैटरल, ठीक है, सेंट्रल भी हो सकती है उसमें, और साथ आपको सिस्टें मिल रही हैं। ये सिस्टें निमेटोसील्स होती हैं, और ये PCP निमोनिया का सीक्वल होता है, ये जो निमेटोसील्स बन रही है। नजर आ रही है इमेज? जी जी। तो जब भी आपके पास सिस्टें आती है ना, तो आपने ये डिफरेंशियल सोचने, ठीक है। सही है। जो हमने पहले कर दिया, सबसे पहले हमने सर लैम आपने किया। सर जी आपने जी, सबसे पहले एक केस दिखाया था, उसका डायग्नोसिस नहीं बताया था सिस्टिक लंग डिजीज में। पहला केस LCH था, वो सारा LCH ही था, वो भी LCH। तो अगर आपको सिर्फ स्मूथ मिल रही है, काइलस एफ्यूजन मिल रहा है, तो आप लैम सोचेंगे। अगर गंदी सिस्टें और नोड्यूल्स मिल रहे हैं, प्रीडोमिनेंट अपर लंग्स में आ रहे हैं, तो पल्मोनरी लंग हिस्टोसाइटोसिस पूछेंगे। ये लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है, लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया एसोसिएटेड है जॉगरन सिंड्रोम के साथ। ठीक हो गया। एमाइलॉइड भी LIP की तरह प्रेजेंट करता है। और जो लास्ट एंटिटी है वो है बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम। इसमें क्या क्या होता है? बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम में क्या होता है? सर इसमें रीनल ये रीनल ट्यूमर्स मिलते हैं और रीनल सेल कार्सिनोमा और ऑन्कोसाइटोमा, और इसमें पल्मोनरी सिस्ट होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स भी होता है। हाँ, तो लंग्स में सिस्ट ने, नीचे आपको किडनीज भी रीनल देखेंगे ट्यूमर्स, यस। और किडनीज में रीनल ट्यूमर्स या ऑन्कोसाइटोमा या रीनल सेल कार्सिनोमा। हाँ यस। तो हाँ, और ये इधर सारा स्लाइड में लिखा हुआ है। और अगर वो CD4 काउंट कम है तो तो न्यूमोसिस्टिक न्यूमोसिस्टिस कराना है। निमोनिया। सर ये सारा सिस्टिक डिजीजेस का स्पेक्ट्रम आपको एक ही उसमें दिखा दिया। बिजार शेप अपर लोब्स इज एंड पेशेंट स्मोकर LCH। अगर साथ आपको रीनल सेल कार्सिनोमास भी मिल रहे हैं, सिस्टेम मिल रही हैं, बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम, स्मूथ है, काइलोथोरेक्स है, वुमेन है, लैम, जॉगरन सिंड्रोम के साथ HIV के साथ एसोसिएटेड सिस्ट है, LIP, लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। 4 पैटर्न है सिस्टिक डिजीज के, याद हो गए? सर ये जो हमारी कम्युनिटी में जैसे हम लोग कहते हैं वो फीमेल्स वाला जो सिंड्रोम है, मिडल लोब सिंड्रोम, ये हमारी कम्युनिटी में नहीं होता, वेस्टर्न वुमन में होता है। ऐसे ये बर्ड हॉग है या फिर और जो कुछ केसेस होते हैं जो हमारी कम्युनिटी में नहीं है, उनको हम डायग्नोसिस में बोल दिया करें या ना बोला करें, वाइवा में या वाइवा में नहीं बोलना है, लेकिन ये उसमें लग जाते हैं, टॉक्स में? टोक्स में लग जाते हैं, क्योंकि टोक्स में वो नेट से भी केसेस उठाते हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक से भी उठाते हैं, केस रिवराइट सीरीज से भी उठाते हैं। तो वहाँ ये केसेस होते हैं और ये लगाते हैं, टोक्स में ये लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कॉमन चीजें होंगी जो आपके इसमें। इसके बाद हम आगे ग्राउंड ग्लास में और कंसोलिडेशन में क्या फर्क होता है? सर ग्राउंड ग्लास में हमें वेसल्स नजर आती हैं उसमें जाते हुए, जबकि कंसोलिडेशन में कंप्लीट ओपेक होता है। हाँ, कंप्लीट ओपेक होता है, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है कि उसमें आपको, तो किस वजह से होता है? पार्शियल फिलिंग ऑफ द सेकेंडरी लोब्यूल या ब्रोंकियाई विद ब्लड पस। ये जो 4 चीजें आपको पढ़ाई हैं उसमें सटन ने जो लिखी हुई है, 4 चीजें होती हैं। तो ये केस कोई ले लें। Sir, this is a single image of the HRCT examination in which I can appreciate a bilateral subpleural patchy ground glass opacities are appreciated in the lower lung zones predominantly, with adjacent areas of reticular thickening and fibrotic changes with bronchiectasis is also seen. So I would correlate with the history of the patient. If the patient has history of fever or any other associated symptoms or raise CRP, first differential would be that of as and any other eosinophil count is raised.
differential would include eosinophilic pneumonia. If the eosinophil count is normal, then differential would include cryptogenic organizing pneumonia. I would also ask previous images if available. Either these are fleeting opacities or non-resolving opacities at variable sites. तो ये मैंने पिछले उसमें भी एक लगाया था केस एक सेशन में, जिसमें मैंने रिवर्स बैट फिंग साइन का डिफरेंशियल्स बताए थे। तो अगर आपको पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज या कंसोलिडेशन मिल रहे हैं तो आपने 4 चीजें टॉप पे रखनी है। ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, ये आते जाते हैं और ये माइग्रेट होते रहते हैं इन दी सब्सिक्वेंट इमेजेस। क्रॉनिक यूसिनोफिलिक नमोनिया अपर लोब्स में ज्यादा होता है और साथ यूसिनोफिलिक काउंट ज्यादा होगा। उसके अलावा कोविड-19 नमोनिया, उसमें भी आपको पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलती है। तो ये 3 चीजें आपने डिफरेंशियल में लिखनी है। तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज अगर आपको मिल रही हैं उसके साथ एसोसिएटेड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। क्या उसके साथ अगर एलर्जन की हिस्ट्री है तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। अगर उसके साथ स्मोकर की हिस्ट्री है और लो लोज में तो DIP हो सकता है। अगर एक्यूट हिस्ट्री है तो AIP हो सकता है, एक्यूट सिम्टम्स है। और HIV की एसोसिएटेड है तो PCP निमोनिया हो सकता है। तो इन सारे जो हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज है इसके साथ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने साथ खुद ही बोल देना है कि if it is associated with a low CD4 count, my diagnosis would be a PCP pneumonia. But if it is a smoker, low lobes involvement are favoring in the DIP. और अगर कोई एलर्जन की हिस्ट्री है, central lobular nodules and then hypersensitivity pneumonitis. History is important in the interstitial lung diseases. तो इसमें क्या मिल रहा है? डॉक्टर आमना खान जी बोले मैडम। This is HRCT image, coronal view, in which I can appreciate there is a predominantly ground glass appearance seen involving the bilateral upper lung zones, with the sparing of the lower segments of the lung. So I would put differentials of the upper lobe ground glass appearance. If the patient is a smoker, my differential would be that of desquamative interstitial pneumonia. If it is non-smoker, other differential would be that of hypersensitivity to pneumonitis. I would correlate with the history of the patient if there is any history of hypersensitivity. इस पैटर्न को क्या कहते हैं? This pattern is ground glass appearance with interlobular septal thickening involving showing crazy paving appearance. Other differential would include pulmonary alveolar proteinosis. Next, I would advise a bronchoalveolar lavage to look for the macrophages. Bronchoalveolar lavage is diagnostic as well as therapeutic in this patient. जब आपको क्रेजी पेविंग लगेगा तो आपने टॉप पे किस चीज को रखना है? Pulmonary alveolar proteinosis. हाँ, ये क्या चीज है ये? Sir, this is a upper lobe में जो azygous fissure है, that is a azygous fissure. हाँ सही है, azygous The fissure. azygous vein is seen surrounding this, inferior to this. हाँ, तो ये आपके से ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आपको Yes. पता है। अल्विलर प्रोटीनोसिस टॉप डायग्नोसिस होता है जब आपको क्रेजी पेविंग मिले। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि और किन चीज़ों में मिल सकता है। तो नीचे मैंने वो लिस्ट दे दी है, उसको पढ़ लें कि PCP निमोनिया, ब्रोंकोअल्विलर कार्सिनोमा, सार्कॉइड, ARDS और पल्मोनरी हेमरेज में भी क्रेजी पेविंग आ सकती है, लेकिन उसके साथ वो एसोसिएटेड फीचर्स और एसोसिएटेड जो हिस्ट्री है वही होगी। ये केस बस ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी जो मैंने बताया था, नॉन रिजॉल्विंग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी थी। ये दोनों डिफरेंट पेशेंट, हाँ दोनों डिफरेंट पेशेंट हैं। इसमें तो सर ground glass opacity with surrounding central consolidation with surrounding ground glass showing a halo sign. So then put the differentials of halo sign in this patient. If the patient is immunocompromised, first differential would be that of angioinvasive aspergillosis. If the patient is coming with a history of non-resolving these nodularities, other differential would be include bronchoalveolar carcinoma.
तो ये ब्रोंकोअल्वेलर कार्सिनोमा के केसेस थे दोनों, नॉन रिजॉल्विंग ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज विद कंसोलिडेशन। तो लास्ट पैटर्न पे आ जाते हैं। लास्ट पैटर्न जो होता है ना लंग का, वो होता है इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग। वो स्मूथ हो सकती है या इरेगुलर हो सकती है। अब इस केस में आपको स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग मिल रही है और इफ्यूजन मिल रही है। अभी तक हमने जो भी केसेस देखे थे उसमें इफ्यूजन बहुत कम थी, सिर्फ लैम्ब में आपको काइलस इफ्यूजन मिल रही थी और दूसरा इसमें मिल रही है। तो जब आपको इस तरह की पिक्चर मिले तो क्या होगा? Sir, cardiogenic pulmonary edema on the top because the patient कार्डियोजेनिक pulmonary edema. Smooth interlobular septal thickening bilateral with bilateral pleural effusion, more on the right. स्मूथ सेप्टल थिकनिंग के आगे भी डिफरेंशियल हो सकते हैं। कभी कभी लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस भी स्मूथ इंटरलोबुलर भी दे सकता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली टॉप पे हम पल्मोनरी एडिमा को रखेंगे, ठीक है। और बाकी दो डिफरेंशियल भी इसमें है। अगर हमारे पास ये पिक्चर है, अभी आपके पास एग्जाम और वो जो है वाइवा में मोस्ट लाइकली ऐसी पिक्चर होगी कि आपको साथ प्राइमरी भी दिखा रहे होंगे। तो इधर ये प्राइमरी ट्यूमर है, साथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है, लेकिन नोड्यूलर है। जिसका पेपर भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था। तो नोड्यूलर इरेगुलर इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग along with presence of any mass, it is a Meningitis carcinomatosis. meningitis carcinomatosis। मेरी पिछली क्लास है, काइंडली अगर टाइम हो ना तो उसको भी देख लें। उसमें मैंने एक केस लगाया था, उसमें इसी तरह था, लेकिन उसमें जो प्राइमरी था वो ब्रेस्ट में था, तो वो विंडोइंग उस तरह से नहीं हुई थी, तो आपने यूं भी देखते हैं। वो बड़ा अच्छा केस है, आप एक दफ़ा वो लेक्चर भी 2x स्पीड में जाके देख लें तो आपके कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और आप और केसेस भी देख लेंगे। तो कभी कभी वो इस तरह भी लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस लगा सकते हैं कि जो प्राइमरी होगा वो कहीं पेरिफेरी में पड़ा होगा, कोई ब्रेस्ट में वहां से, कोई एक्सिला में वहां से, साथ नोड्यूलर इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है विद कोर्स इंटरस्टिशियल थिकनिंग। तो नोड्यूलर सेप्टल तो थिकनिंग ये सार्काइडोसिस हमने पहले किस स्टेज में डालेंगे इसे ब्रोंकोअल्वेलर कार्सिनोमा? क्योंकि उसमें हम स्टेज 4 तक जाते हैं कि ऑपोजिट लंग में नोड्यूल्स आ रहे हैं, तो ये भी T4 में ही जाएगा LC? Obviously, it is invading the lymphatics. That's why it is stage 4. सार्काइड और लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस दोनों में नोड्यूलर होगी, लेकिन उसमें प्राइमरी आपको नजर आ जाएगा। सार्काइडोसिस में फिर बाकी जो फीचर्स है वो उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो ये टेबल एंड में हम रिवाइज करेंगे अभी, और इसमें सारा का सारा जो हमारा है ना, ये टेबल बना दें अपने पास, माइंड मैप बना दें या कुछ भी बना दें, इसको आप पढ़ लें तो इसमें आपकी सारी डिजीजेस कवर हो जाएंगी। यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया से हमने शुरू किया था, उसमें क्लासिक फीचर क्या होता है? बेजिलर सबप्लूरल रेटिकुलेशंस होती हैं और हनीकॉम्बिंग होती है। अगर हनीकॉम्बिंग ना मिले तो उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबल यूआईपी। और इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है वो ड्रग टॉक्सिसिटी, लुक फॉर द लिवर फॉर हाइपर डेंसिटी, अगर वो है तो एम्यूड्रोन टॉक्सिसिटी हो सकती है, एस्बेस्टोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। बाकी केसेस में अगर ये काज नहीं मिले तो इडियोपैथिक है जिसकी प्रोग्नोसिस कम है। फिर दूसरा हमने देखा था NSIP। NSIP में हमने कहा था कि जो हनी कॉम्बिंग है वो नहीं होती है, प्रीडोमिनेंट क्या होते हैं? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, ठीक है। फिर हमने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, सेलुलर और फाइब्रोटिक। सेलुलर में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज प्रीडोमिनेंट होती हैं लोअर लोब में, और फाइब्रोसिस में फाइब्रोटिक बैंड्स होते हैं। और इसका क्लासिक फीचर क्या था NSIP का? सबप्लूरल स्पेयरिंग। सबप्लूरल स्पेयरिंग। और इसके साथ हमेशा आपको कॉज मिलेगी, या तो स्क्लेरोडर्मा होगा, या डर्मेटोमायोसाइटिस होगा, मिक्स्ड कोलेजन डिजीज होगी, या ड्रग टॉक्सिसिटी होगी। इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद एनी अंडरलाइंग कॉज, लुक फॉर द कॉज। फिर हमने कहा था ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। पेरिफेरल, अगर हमें पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज या कंसोलिडेशन मिल रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। अगर अपर लोब में पेरिफेरल ओपेसिटीज मिल रही है, इओसिनोफिलिक काउंट ज्यादा है तो क्रॉनिक इओसिनोफिलिक निमोनिया, ठीक है। और अगर कोविड-19 है तो वो उसी तरह पेरिफेरल उसी में मिलती है। फिर हमने कहा था अगर स्मोकर है, माइल्ड सिम्टम्स है और सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा? RBILD।
Yes, sir. अगर लोअर लोब प्रीडोमिनेंट है, स्मोकर है, कॉन्फ्लुएंट तो ग्राउंड ग्लास कैपेसिटीज है स्मोकर में, डिस्क्रोमेटिक ठीक है। अगर हमें सिस्टे भी मिल रही है, नोड्यूल्स भी मिल रहे हैं, और साथ जॉगरन सिंड्रोम है, तो क्या होगा? लिम्फोसिटिक इंटरस्टिशियल, लिम्फोइड से लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको मैं लिम्फोसिटिक कहता हूँ। तीसरी चीज जो है वो, अगर कॉन्फ्लुएंट है तो वो ARDS में कॉन्फ्लुएंट एयर स्पेस, वो मैंने केस नहीं लगाया, लेकिन इसमें ARDS और एक्यूट इंटरस्टिशियल नमूनिया आता है जिसमें कॉन्फ्लुएंट आपके पास ग्राउंड ग्लास कैपेसिटीज होती है। और अगर सेंट्री लोबुलर है और साथ आपको एसोसिएटेड कोई पिजन है, तो क्या होगा? सब एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। और अगर मोज़ेक पैटर्न आ गया या अपर लोब फाइब्रोसिस हो गई है, तो फिर क्या होगा? क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये सारा टेबल को आप याद कर लें तो आपको सारा कनेक्ट, ये सारी जो ILDs हैं वो आ जाएंगी। तो ये क्लास एंड होगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी। मैंने और केसेस चेस्ट इसलिए निकाल दिए थे नहीं क्योंकि सर, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत शुक्रिया, काफी कुछ कवर हो गया। इसमें यानी कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मैंने इस दफ़ा पढ़े तो आपके साथ शेयर किए, जो पिछली क्लास में नहीं है। पिछली क्लास में भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर वो आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। वो 2 लिंक्स हैं, वो डॉक्टर नईम शेयर कर लेंगे ग्रुप में। तो ये 3 क्लासेस से काफ़ी कुछ जो बेसिक है ना HRCT वो कवर हो गया। फिर वो एडवांस लेवल, फिर वो अलग चीज़ आती है, वो हमारा लेवल नहीं है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, और इंशाल्लाह इसमें से केसेस लगेंगे क्योंकि ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वाइवा में भी होता है और टॉक्स में भी होता है। ठीक है, बस दुआ में याद रखें। सर थैंक यू वेरी मच सर जी। ओके जी, अल्लाह अल्लाह ब्लेस हाफिज़। यू सर, अल्लाह ब्लेस यू सर, बाय बाय।